दुनिया जहान में इस हफ्ते, क्या एआई को चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त बिजली है? स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है सारिका सिंह। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। अगर आप अपने लैपटॉप के नीचे छू कर देखें तो संभावना है वो हिस्सा गर्म होगा। आपके लैपटॉप में ईमेल को डिस्प्ले करने से लेकर स्प्रेडशीट बनाने और कई एप्स को चलाने के लिए लैपटॉप को करोड़ों कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, जिसमें एनर्जी यानी ऊर्जा लगती है। और यही वजह है कि जब आप देर तक काम करते हैं तो लैपटॉप की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए, दुनिया भर के उन लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स की जो स्प्रेडशीट नहीं बना रहे बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए एल्गोरिथम बना रहे हैं। इस एआई की मदद से वो दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं जिससे सभी तरह के कैंसर का इलाज भी हो सकता है। धरती के बढ़ते तापमान को रोकने में भी इससे मदद मिल सकती है। और इतना ही नहीं, ऐसे कई काम जो इंसान नहीं करना चाहते वो भी एआई की मदद से मशीनें कर पाएंगी। मगर एआई को विकसित करने के लिए और करोड़ों कंप्यूटर्स को चलाने के लिए और उन्हें ठंडा रखने के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए विशाल मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगी। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या एआई को चलाने के लिए हमारे पास पूरी बिजली है? पार्ट 1, दुनिया को बदलता एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई वो अत्याधुनिक या सुपर एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो विशाल मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। यानी वो सामान्य कंप्यूटर प्रोग्राम से कहीं ज्यादा पेचीदा काम कर सकते हैं और उनकी डेटा प्रोसेसिंग क्षमता मनुष्य के दिमाग की क्षमता से कहीं ज्यादा होती है, जिसके चलते वो कई समस्याओं के समाधान निकालने में सफल हो रहे हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट डॉक्टर मार्क वैन रायमेनम सिडनी स्थित स्ट्रैटेजिक फ्यूचरिस्ट है, यानी वो भविष्य में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का विकास हो सकता है इसका अनुमान लगाते हैं और आकलन करते हैं। वो कहते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का असर अभी से देखा जा रहा है। Google launched MedGemini, which is a sort of a ChatGPT for the. गूगल ने MedGemini नाम का एआई प्रोग्राम बनाया है जिसका इस्तेमाल मरीज की जांच करते समय डॉक्टर अपने सहायक के रूप में करते हैं। डीप माइंड का अल्फाफोल्ड एक ऐसा एआई प्रोग्राम है जो ये पता लगाता है कि शरीर में प्रोटीन कैसे काम कर रहा है। इसके इस्तेमाल से केवल बीमारियों का इलाज करने में ही मदद नहीं मिलती, बल्कि उन बीमारियों से बचने में भी सहायता मिलती है। डीप माइंड के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम अल्फाफोल्ड से चिकित्सा जगत में कई संभावनाएं सामने आ रही हैं। एआई हमें दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यानी धरती के बढ़ते तापमान से निपटने में भी मदद कर सकता है। There are ways where we can see AI already helping today to fight. एआई अब जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में हमारी मदद कर रहा है। हमारे पास अब ऐसे प्रोग्राम हैं जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा कहाँ आएगी। अब मौसम में आ रहे बदलाव का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। इससे हम लोगों को प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए पहले से सतर्क कर सकते हैं। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर भविष्य की ओर देखें तो एआई का इस्तेमाल क्वांटम कंप्यूटरों के साथ किया जा सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों को काबू में रखने में बड़ी मदद मिल सकती है। मार्क वैन रायमेनम कहते हैं आगे चलकर शायद हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी बना सकते हैं जो दुनिया के हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। This is basically intelligence which is as intelligent or. आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस समूची मानव प्रजाति से अधिक तेज और सक्षम होगा। यह संभावना जितनी डरावनी है उतनी ही रोचक भी है। इससे दुनिया की पेचीदा समस्याएं हल हो जाएंगी। एआई की मदद से न्यूक्लियर फ्यूजन करने और सोलर पैनलों को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है। भविष्य में जब सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित हो जाएगा तो हो सकता है कि हम उन चीज़ों से ऊर्जा बनाने में सफल हो जाएं जो फिलहाल असंभव है। यह सुनने में अजीब ज़रूर लगे, लेकिन अगर हम मनुष्य से अधिक इंटेलिजेंट चीज़ बना लेंगे तो कुछ भी संभव हो पाएगा। सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत सब कुछ इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकता है कि दुनिया की सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। पार्ट 2, एआई की ऊर्जा की जरूरत। हमारी दूसरी एक्सपर्ट केट क्रॉफर्ड
लॉस एंजलिस स्थित सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोफेसर है और वो पृथ्वी पर एआई के बढ़ते प्रभाव का अध्ययन करती है। वो कहती है, अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एआई की मौजूदगी कई जगह दिखाई देती है। फोन को अनलॉक करने के लिए फेस डिटेक्शन से लेकर स्पैम ईमेल की पहचान एआई की मदद से होती है। इसी की सहायता से भाषाओं का अनुवाद करने वाले प्रोग्राम बनाए जाते हैं। मगर मसला ये है कि एआई प्रोग्राम को बनाने और संचालित करने वाले कंप्यूटरों को चलाने में भारी मात्रा में बिजली खर्च होती है। एक अनुमान है कि साल 2027 तक एआई अकेले उतनी बिजली का इस्तेमाल करने लगेगा जितनी बिजली नेदरलैंड जितना बड़ा कोई देश इस्तेमाल करता है। The common story is that it's a very immaterial set of mathematical. एआई को विकसित करने या इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में मशीनों और कंप्यूटरों की ज़रूरत होती है जो एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके करोड़ों कैलकुलेशन करते हैं। पिछले 2-3 सालों में इन सुविधाओं के निर्माण में बड़ी वृद्धि हुई है। इस काम के लिए विशाल डेटा सेंटर बनाने पड़ते हैं जिसमें सैकड़ों बड़े कंप्यूटर होते हैं। बड़े गोदामों के आकार की इन इमारतों में खिड़कियां नहीं होती, इन्हें ठंडा भी रखना पड़ता है। दुनिया में ऐसे 9 से 12,000 डेटा सेंटर हैं। यहाँ एआई को चलाने के लिए शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे काफी गर्मी भी पैदा होती है। केट क्रॉफर्ड कहती हैं कि आमतौर पर डेटा सेंटर नदी या तालाब जैसे पानी के स्रोतों के नजदीक बनाए जाते हैं ताकि उन्हें ठंडा रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। लेकिन पानी को पंप करने और कंप्यूटर्स को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। Depending which estimate you believe, AI is कुछ अनुमानों के अनुसार एआई दुनिया के बिजली के बजट का 8 से 10% हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। आगे एआई के लिए बिजली की जरूरत और बढ़ेगी जब जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा। जेनरेटिव एआई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमारे साथ चैट कर सकता है, तस्वीरें बना सकता है, सैंपल म्यूजिक की मदद से संगीत भी तैयार कर सकता है। दावोस में साल 2024 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के प्रमुख सैम ऑल्टमन ने कहा कि एआई के नए मॉडल पहले लगाए अनुमान से कहीं ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। AI is headed for an energy crisis. एआई एक ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रहा है। जनरेटिव एआई कहीं ज्यादा मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करेगा। हमारे बिजली उत्पादन संयंत्रों पर पहले से सप्लाई का दबाव है जो और बढ़ जाएगा। अगर इस समस्या का हल नहीं निकाला गया और ऊर्जा के नए स्रोत नहीं बनाए गए तो समस्या गंभीर हो सकती है। दुनिया पहले ही कार्बन उत्सर्जन की वजह से जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रही है। ऐसे में बेहतर होगा कि एआई चलाने के लिए बिजली की जरूरत सौर ऊर्जा या दूसरी रिन्यूएबल या हरित एनर्जी से पूरी की जाए। मगर फिलहाल ये काफी नहीं है। केट क्रॉफर्ड कहती हैं, फिलहाल तो एआई चलाने के लिए बिजली की कमी को पारंपरिक स्रोतों से तैयार की गई बिजली से ही पूरा किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी उद्योग की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा और थर्मल ऊर्जा के इस्तेमाल पर भी चर्चा चल रही है। यहाँ तक कि बड़े डेटा सेंटर्स के पास परमाणु संयंत्र लगाने के बारे में भी सोचा जा रहा है। केट क्रॉफर्ड ने कहा, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग को अधिक नैतिक तरीके से सोचना चाहिए। पार्ट 3 बिजली। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं सैम यंग, जो यूके स्थित एक सलाहकार कंपनी एनर्जी सिस्टम्स कैटापल्ट में एआई मैनेजर है। उनका कहना है कि बिजली के इस्तेमाल को देशों में लोगों के जीवन स्तर से जोड़कर भी देखा जा सकता है। वो कहते हैं, जैसे जैसे देशों में, खास तौर पर कम विकसित देशों में लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, वहाँ बिजली की मांग बढ़ रही है। यानी केवल एआई ही नहीं बल्कि हम सबकी वजह से भी बिजली की मांग बढ़ रही है। So we see in Southeast Asia lots more demand for electricity because lots more people want air conditioning. दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में लोगों की बिजली की ज़रूरत बढ़ रही है क्योंकि अब पहले से ज़्यादा लोग एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए उन देशों को अपनी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ानी पड़ रही है। 1980 के दशक की तुलना में बिजली का इस्तेमाल अब 3 गुना बढ़ गया है, मगर हम इस ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं। सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया की बिजली की ज़रूरत पूरी की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये इतना आसान नहीं है। सैम यंग कहते हैं कि दुनिया भर में बिजली का उत्पादन एक जैसा नहीं है। Each country generally has their own power grid. आमतौर पर हर देश का अपना पावर ग्रिड होता है, मगर यूरोप के देशों के पावर ग्रिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी स्वीडन में हाइड्रो पावर से बनी बिजली को वायर्स के जरिए इटली और दूसरे यूरोपीय देशों को सप्लाई किया जा सकता है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में ऐसा नहीं है।
देशों के अपने अपने पावर ग्रिड हैं, मगर कई देशों में वो ठीक से पर्याप्त बिजली देश के सभी हिस्सों तक नहीं पहुंचा पाते। कई देशों में लोगों का जीवन स्तर बढ़ने से बिजली की मांग बढ़ी है, मगर साथ ही एआई को चलाने के लिए भी बिजली की मांग बढ़ी है। सैम यंग का कहना है, जैसे जैसे एआई के मॉडल और ज्यादा विकसित होंगे, ज्यादा शक्तिशाली होंगे, उनके लिए अधिक बिजली की जरूरत होगी। लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि लोग एआई का ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे, जिससे उन्हें चलाने के लिए बिजली की मांग और बढ़ेगी। कुछ देशों में पहले से डेटा सेंटर देश की कुल बिजली का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। And so a really great example is in Ireland, about 30%. इसकी सबसे अच्छी मिसाल आयरलैंड है, जहां देश की कुल बिजली का 30% हिस्सा केवल डाटा सेंटर इस्तेमाल करते हैं। मगर यह बिजली केवल एआई में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इसका इस्तेमाल हम वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीम करने और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी करते हैं। आने वाले कुछ सालों में बिजली का इस्तेमाल 50% से भी ज्यादा बढ़ सकता है। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कुछ देश भी ऊर्जा उद्योग में कदम रख सकते हैं। सैम यंग कहते हैं, अफ्रीका के कई देशों के पास सौर ऊर्जा जैसी रिन्यूएबल एनर्जी की मांग को पूरा करने का अच्छा मौका होगा, लेकिन उन्हें बिजली की सप्लाई व्यवस्था में निवेश करना होगा। पार्ट 4, अफ्रीका का उदय। ये सुनने में विरोधाभासी लगे, लेकिन अगर अफ्रीकी देश ज्यादा डेटा सेंटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर पाएं, तो वो अपनी जनता को भी ज्यादा बिजली आपूर्ति कर पाएंगे। हमारी चौथी एक्सपर्ट रोज मुतीसो एनर्जी फॉर ग्रोथ हब नाम के थिंक टैंक की रिसर्च डायरेक्टर हैं। ये संस्था दुनिया भर में बिजली की किल्लत की समस्या सुलझाने के लिए शोध करती है। उनका कहना है, फिलहाल तो अफ्रीका इस क्षेत्र में काफी पीछे है। Africa accounts for less than 1% of global data center capacity. फिलहाल अफ्रीका की डेटा सेंटर क्षमता दुनिया की कुल क्षमता का केवल 1% है। जितने डेटा सेंटर केवल मुंबई में हैं, उतने पूरे अफ्रीका में हैं। अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर दक्षिण अफ्रीका में हैं। नाइजीरिया में भी कुछ डेटा सेंटर हैं। डेटा सेंटरों की स्थापना का संबंध स्थानीय लोगों की इंटरनेट की मांग और डिजिटल गतिविधि से भी है। रोज मुतीसो का मानना है कि अफ्रीकी देशों में डेटा सेंटर खोलने से वहाँ की बिजली संबंधी ढांचागत सुविधाओं में भी सुधार आएगा। Part of my work is to try and see the opportunity, so you can actually use this. अगर यहाँ पर डेटा सेंटर खुलेंगे तो वो बिजली के प्रमुख ग्राहक बन जाएंगे। इस धन का इस्तेमाल बिजली उत्पादन और सप्लाई के पूरे नेटवर्क में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है। वहीं इससे स्थानीय उद्योगों को भी कोई खतरा नहीं होगा। जैसा कि हमने एक्सपर्ट से सुना, अफ्रीका में हरित ऊर्जा उत्पादन की बड़ी संभावना है। रोज मुतीसो कहती हैं, कीनिया सहित कई पूर्वी अफ्रीकी देशों में सौर और पवन ऊर्जा के स्रोतों का विकास हो रहा है। कई टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अपने लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने के कड़े लक्ष्य रखे हैं और उन्हें इस हरित ऊर्जा से ये लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। And one thing that is quite interesting about the African data center. अफ्रीकी डेटा सेंटर बाजार की एक विशेषता ये है कि अमेरिकी कंपनियों के अलावा कई क्षेत्रीय कंपनियां भी यहाँ अपने डेटा सेंटर बना रही हैं। आम लोगों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि इंटरनेट से फिल्में और संगीत स्ट्रीम करने की स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि ये कंटेंट जितना दूर के सर्वर पर होता है, स्पीड उतनी कम होती है। क्षेत्र में ही डेटा सेंटर में ये सर्वर होंगे तो कंटेंट तेजी से स्ट्रीम होगा। स्थानीय कंपनियों को भी इससे डेटा स्टोरेज में मदद मिलेगी। रोज मुतीसो ये भी याद दिलाती है कि अफ्रीकी देशों में आम लोगों को बिजली की भारी किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में डेटा सेंटर को बिजली बेचने से आय होगी, जिसका इस्तेमाल बिजली नेटवर्क में सुधार लाने में किया जा सकेगा। लेकिन इन दोनों के बीच संतुलन बनाना भी बड़ा जरूरी है। तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर। क्या एआई को चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा है? फिलहाल तो लगता है हमारे पास इसके लिए पर्याप्त ऊर्जा है और भविष्य में अफ्रीका से हरित ऊर्जा प्राप्त करने की बड़ी संभावनाएं भी हैं हमारे सामने। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होगी, कैसे एआई को चलाने के लिए काम करने वाले डेटा सेंटर्स को दी जाने वाली ज्यादातर बिजली रिन्यूएबल या हरित स्रोतों से प्राप्त की जाए, ताकि इसका पर्यावरण पर बुरा असर ना पड़े। साथ ही हमें इस पर नियंत्रण लगाने के बारे में भी सोचना पड़ सकता है कि एआई का इस्तेमाल जरूरी काम के लिए करने के लिए किया जाए, क्योंकि एआई के जरिए कॉमिक तस्वीरें बनाना या किसी की आवाज बदलने में भी काफी बिजली खर्च होती है। आगे चलकर एआई की बिजली की जरूरत बढ़ सकती है। लेकिन जैसा हमने अपने एक्सपर्ट से सुना, ये संभावना भी है कि सुपर एआई के मॉडल हमारी कई समस्याओं के साथ साथ ऊर्जा की किल्लत की समस्या भी दूर कर सकते हैं।